हम आज इतिहास विषय को शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बारी बारी से वह क्वेश्चन आपको अटेंड कराने का प्रयास करेंगे जो आपको अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ये जो इतिहास है, इतिहास यानी इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसे इतिहास के जो इतिहास की जो पिता कहते हैं वो हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए इतिहास, सबसे पहले ये पूछा था इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस हैं। और इसके बाद इन्होंने कौन सी पुस्तक लिख डाली थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इनके अनुसार जो है हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास के बारे में भी समझेंगे। तो इससे पहले मैं इतिहास से संबंधित जो सबसे बेसिक होता है उसको हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चलते हैं आपको प्राचीन इतिहास में। तो आपको तो इतना पता चल गया होगा कि इतिहास के पिता कौन हैं। तो इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडोटस हैं। तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। उसके बाद से एक चीज़ और देखते हैं जो हम आज अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास, ये जो प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं, जो मुख्य प्रश्न होते हैं, जो आपके द्वारा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके यूपीपी, एसएससी, जीडी, आर्मी जैसे प्रश्न पत्रों में इससे विशेष प्रश्न आता है। जैसे जो प्राचीन इतिहास होता है इसके कालक्रम को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे काल के आधार पर इसको कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रागैतिहासिक काल और एक होता है आध्यैतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। देखिए ये तीनों चीज़ आप जानिए। इसके बाद से जो आप पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रागैतिहासिक क्या है, आध्यैतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो हम खोज के आधार पर यह सीखेंगे कि जिनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला और ना ही हम पढ़ पाए उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला और जिनके बारे में हम न जान सके उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। आध्यैतिहासिक क्या होता है, जिसके बारे में कोई साक्ष्य मिला और हम पढ़ न सके, ऐसे घटना को क्या कहते हैं, आध्यैतिहासिक कहते हैं। और जो ऐतिहासिक होता है, जहाँ जिसके कोई साक्ष्य मिला और हम पढ़े भी, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हम किसी घटना को जानते हैं तो उसमें कहते हैं ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। ये कौन सी घटना है, ये हमारे काल का ये हमारे समय की बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इनके हम साक्ष्यों को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, इसलिए इस घटना को क्या कहें, हम ऐतिहासिक काल कहें। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसका साक्ष्य न मिला न पढ़ सके उसे क्या कहें हम, प्रागैतिहासिक। जिसका साक्ष्य मिला और हम पढ़ न सके उसे हम कहते हैं आध्यैतिहासिक। और जिसका साक्ष्य मिला भी और हम पढ़े भी उसे हम क्या कहें, ऐतिहासिक। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब हम काल के विभाजन हम 3 प्रकार से कर देते हैं। ये जो काल का विभाजन क्या है, 3 प्रकार से करते हैं। यहीं से प्रश्न शुरू होता है। कैसे, एक होता है पुरापाषाण काल, एक होता है पुरापाषाण काल, एक होता है मध्यपाषाण काल और एक होता है नवपाषाण काल। देखिए ये हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को जानने से पहले कुछ बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था
रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1863 में खोज कार्य शुरू किया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज कार्य प्रारंभ किया था। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि यहाँ जो लगभग 36,000 ईसा पूर्व 36,000 ईसा पूर्व पहले एक मनुष्य आया था जिसको ये लोग किसके नाम से जानते थे? होमो सेपियंस के नाम से। होमो सेपियंस किसके नाम से जानते थे? होमो सेपियंस। यानी 36,000 ईसा पूर्व जो मनुष्य आया था उसको किस नाम से जाना गया था? होमो सेपियंस। और उसके बाद से ये भी और बताए कि उस समय इस मतलब काल का विभाजन किया गया और इसमें कितने भागों में बांटा गया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों, वहाँ हम पॉइंट में लिखवाने से पहले एक चीज़ हम इसके काल में विभाजन करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पूरा पाषाण काल क्या होता है? जैसे इसमें निम्न खोज, निम्न आविष्कार, ये एक ऐसा युग था जो मनुष्य बस धीरे धीरे अग्रसर था, विकास की तरफ था। यानी कि पूरा पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य जो है यहाँ सबसे पहले आग की खोज किया। मनुष्य क्या किया? आग का खोज किया। और उसके बाद से यह आग, और यह जो इस समय जो था ये शिकार करता था। सिर्फ क्या था? ये शिकार करता था। और लेकिन शिकार करता था, आग का खोज कर चुका था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानता था, ठीक ना? इसलिए मांस को कच्चा खाता था। उसी समय मध्य पाषाण काल में एक कुत्ता पाला था जिसका इतिहास ये है कि मनुष्यों ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो कुत्ता पाला था। और इसी काल में क्या हुआ कि खेती करना भी शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ऐसे भेज रहा हूँ कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मानव द्वारा सबसे पहला पालतू पशु कौन था? तो आप सीधे कहिएगा कुत्ता था। और इसके बाद से ये जो खेती करना कब प्रारंभ किया? तो मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और ये जो जो पूरा पाषाण काल है मनुष्यों का, तो इसमें जो है ये शिकार करता था पूरा पाषाण काल में, कच्चे मांस खाता था लेकिन भुनना नहीं जानता था। इसलिए इस युग को शिकारी युग के नाम से जाना जाता है। और इसको कुछ लोग कहते हैं आखेटक युग। किस नाम से जानते हैं? आखेटक युग। क्लियर है? देखिए इसके बाद से क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में ये पूरा पाषाण काल में आग का देखा था लेकिन प्रयोग करना नहीं जानता था। इस युग को शिकारी युग कहते थे क्योंकि घुमक्कड़ी जीवन था, इनका खाना बदोश जीवन था, क्योंकि ये घूम फिर के ये भोजन के तलाश में घूमते थे। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? कुत्ता को पालतू बनाया। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो वो कौन सा जानवर पाला था? कुत्ता था। खेती करना इसी काल में प्रारंभ किया। और ये जो अनाज के रूप में, देखिएगा यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है। अनाज के रूप में इन्होंने सबसे पहले क्या खाया था? जौ। और कहीं कहीं गेहूं भी मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जौ ही आप लोग लगाइएगा, जौ का साक्ष्य है, क्योंकि अनाज के रूप में मनुष्यों ने सबसे पहले क्या खाया था? तो वो जौ खाया था। क्या खाया था? जौ खाया था। लेकिन ऑप्शन में अगर जौ न रहे तब आप गेहूँ लगाइएगा, लेकिन गेहूँ और जौ दोनों रहे तो जौ को ही लगाइएगा, ठीक ना? अब देखते हैं नव पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्यों के अंदर एक विकास हुआ और इसको इन्होंने क्या किया? आग का प्रयोग करना सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा? तो नव पाषाण काल में सीखा। इसके बाद से क्या हुआ? इसी के समय में क्या बनाया? पहिया बना लिया। इसी के समय में क्या हुआ? नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहिया बनाना भी सीख लिया, ठीक है? तो इतना बात समझ में आ गया। प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए आग का आविष्कार कब हुआ था? क्या बताएंगे? पूरा पाषाण काल। प्रयोग करना कब सीखा था? तो नव पाषाण काल। और इसी के समय में है जो इसके बाद से ये जो पहिया का आविष्कार हो गया था, आग का प्रयोग करना सीख लिया था। और जो इस समय जो हथियार था, इन्होंने सबसे पहले हथियार कौन सा बनाया था? तो हथियार जो बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया था। हथियार कौन सा बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कुल्हाड़ी कब बनाया था?
तो देखिए पूरा पाषाण काल को हम शिकारी युग कहते हैं। शिकारी युग के अंतर्गत इन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था। सबसे पहले कौन सा हथियार बनाया था? तो कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है, देखते हैं, ये तो बात समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद से कुछ निम्न क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये बताइए कि कौन कौन से साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि अगर हम चावल के साक्ष्य पूछता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य जो है संत कबीर नगर और कहीं कहीं क्या मिलता है? कोलेडीहमा। क्या मिलता है? कोलेडीहमा। कहाँ कहाँ है? संत कबीर नगर या कोलेडीहमा से मिलता है। अगर कोई पूछेगा फिर से कि ये बताइए कि हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड्डी के साक्ष्य जो मिले हैं बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बिहार के कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए हड्डी के साक्ष्य कब प्राप्त हुए हैं, तो बिहार के चिरांद नामक स्थान से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक चीज़ और है, व्यवस्थित कृषि। देखिए व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इस बात को याद रखिएगा कि व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। अगर फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि व्यवस्थित कृषि तो मेहरगढ़ हो गया, लेकिन ये तीनों घाटी के चरणों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। दोस्तों इतना याद रखिएगा कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संत कबीर नगर से मिले हैं। हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बिहार से मिले हैं। व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद से आता है कि हमारे यहाँ सभ्यता। सभ्यता में क्या हुआ कि अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सभ्यता की ओर। तो ये जो सभ्यता है, सभ्यता जैसे हम मुख्य तरह से जो प्रश्न आते हैं आपके वहाँ से कवर कराने का प्रयास करें। देखिए इसमें बहुत सारे लेक्चर, बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन है उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो सभ्यता में सबसे पहले एक सभ्यता का नाम लेते हैं जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी जो खोज किए थे, अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये पूछेगा कि बताइए नदी कौन सी थी, तो कौन बताएंगे कि ये रावी नदी थी। कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। और उसके बाद से जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नदी कौन सी थी? रावी नदी थी। और यहाँ से अगर वर्तमान स्थिति पूछेगा, वर्तमान में कहाँ है ये, तो कहिएगा कि ये कहाँ है? पाकिस्तान के मांटेगोमरी में। कहाँ है ये इस समय? पाकिस्तान का मांटेगोमरी में। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता इस समय कहाँ है, तो बोलेंगे कहाँ है? पाकिस्तान के मांटेगोमरी में। याद रखिएगा इसको। अगर पूछ देता है फिर से कि वर्तमान स्थिति होगा, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, साक्ष्य की बात करते हैं हम। साक्ष्य, तो साक्ष्य से मिला क्या है? यहाँ पे कोई कहता, यहाँ तांबे का इक्का, पैमाना, तांबे गलाने की भट्ठी, ठीक ना, तांबे गलाने की भट्ठी, इतने चीज जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे आप प्रश्न कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताना यहाँ भूल गए कि इसकी जो खोज हुई थी 1921 में हुआ था। ठीक ना, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुआ था। ठीक, एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ जो 1921 में ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई थी, और इसको हम किस किस नामों से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता जानते हैं। क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं?
नगरी, ये नदी घाटियों का विस्तृत स्वरूप जब बाद में पता चला तो इसको किसके नाम से नामकरण कर दिया गया, नगरी सभ्यता को। फिर इसको कुछ लोग क्या कहते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और बताते हैं कि नगरी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी के साथ हम एक और सभ्यता की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की। इसके अंतर्गत ये स्थल होते थे, तो मोहनजोदड़ो को भी बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो पे अगर आते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोहनजोदड़ो है क्या चीज़। तो यहाँ कहिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक ना। तो क्या होता है ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और इसकी जो खोज की बात करते हैं तो इसकी जो खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी जो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, इसकी खोज जो किया था राखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये कब किया था, 1922 में किया था। कब किया था, 1922 में। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ से अगर हम ये तो नदी की बात करते हैं, नदी कौन सी थी, तो आप तुरंत कहिएगा कि नदी जो थी वो सिंधु थी, ठीक ना। अगर ये जो खोज पूछेगा तो राखाल दास बनर्जी है, नदी पूछेगा तो सिंधु नदी है। और किसने खोजा था मोहनजोदड़ो सभ्यता का, तो राखाल दास बनर्जी है, ठीक ना। देखिए इसकी जो वर्तमान स्थिति है ये भी हम बता देते हैं। वर्तमान स्थिति जो है, ये जो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो ये जो वर्तमान में है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। कहाँ है ये, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। अगर कोई पूछता है कि साक्ष्य क्या है यहाँ का, तो साक्ष्य भी बताइएगा कि साक्ष्य यहाँ बृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है, बृहद स्नानागार मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि यहाँ से साक्ष्य जो मिला है वो बृहद स्नानागार मिला है। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान का लरकाना जिला है। अगर कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। और खोज जो किया था किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये मोहनजोदड़ो को कहते क्या है, तो मृतकों का टीला होता है। देखिए सबका नाम होता है। जैसे एक और स्थल आते थे कालीबंगन, देखिए कालीबंगा भी कहते हैं कई लोग कालीबंगन भी कहते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक ना। याद रखिएगा कालीबंगन या कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी तो 1922 में हुई थी। और इसकी खोज किसने किया था, देखिए एक बार जो वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको और क्या क्या कहते हैं, कौन कौन सा साक्ष्य मिला था। जैसे इसमें हम बता दें कि हड़प्पा के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, उसके बाद से कोटडीजी, रोपड़, ये जो ऐसे ऐसे स्थल थे इनके बारे में हम पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो उसके लिए अगर आपका स्नेह और प्यार रहा तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लगभग 11 और 13 जो स्थल है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो सच से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक ना। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये तो हड़प्पा हो गया यानी कि सिंध। अब एक चीज़ और बता देते हैं, हड़प्पा के स्थान पर इसको किसके नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, अब इसके बारे में हम कुछ प्रश्न जानेंगे। ये है क्या चीज़, मैंने पहले भी बताया कि हड़प्पा को सिंधु सभ्यता और उसके बाद से नगरी सभ्यता। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो सत्ता थी इस समय कौन सी थी, मात्र सत्तात्मक थी, सत्तात्मक, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी, सब मात्र सत्तात्मक ही, पितृसत्तात्मक। तो तुरंत कहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक था। और एक चीज़ और बताते हैं
कि यहाँ जो है हड़प्पा, यहाँ की अगर लिपियों की बात करें तो सबसे पहले तो ये इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। याद रखिएगा, फिर बताते हैं हम कि इनकी लिपि के बारे में बात करते हैं तो इनकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। अभी हम आगे और बताते हैं। एक चीज़ जानिए, ये कपास की खेती जो है सबसे पहले हड़प्पा वासी यानी सिंधु काल के लोगों ने किया था। और उसके बाद से एक चीज़, ये जो हड़प्पा है तो कपास की खेती सबसे पहले किसने किया था? सिंधु वासियों ने किया था। इसके बाद से यहाँ जो है व्यापार जो होता था, इनमें जो व्यापार जो सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वो कैसे करते थे? विनिमय। किसके माध्यम में करते थे? विनिमय। विनिमय का मतलब आप जानते होंगे कि लेन देन, ठीक ना। इसको और हम बताएं कि जैसे किसी के पास कोई वस्तु है तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु देकर के उस वस्तु को ले लेना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। और उसके बाद से यह जो कपास की खेती कर लिया, जो व्यापार करते थे वो विनिमय करते थे। और उसके बाद फिर से यहाँ के लोग जो है, यहाँ पे जो शव थे, देखिए यहाँ पे और प्रश्न, शव को ये जलाने व दफनाने की प्रथा भी चलती थी। शवों को जलाने व दफनाने की प्रथा भी विद्यमान थी, ये भी जान लीजिएगा। शव जो होते थे उसको जलाते थे और दफनाते भी थे। और फिर एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ से कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य जो हैं नहीं मिले हैं, ठीक ना। यहाँ समझिएगा कि कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। और एक चीज़ और बताते हैं, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, स्वास्तिक का चिन्ह, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये तो सिंधु सभ्यता के ही समय से ये उद्भव माना जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह किसके समय से माना जाता है? उद्भव। तो ये जो सिंधु सभ्यता के समय से ही माना जाता है। और यहाँ पे जो है लिपि थी, वो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या लिखते थे? वो चित्रात्मक थे। इनकी लिपियाँ कैसी थी? भाव चित्रात्मक। जैसे यहाँ पे, हाँ, ये लिखने का इनका तरीका भी थोड़ा अलग था। माना कि ये A4 साइज पेपर है तो पहले पंक्ति में ये दाएं से लिखते थे और कहाँ जाते थे? बाएं तक जाते थे। और दूसरी पंक्ति में फिर बाएं से दाएं तक, यानी कि ये ऐसे लिखते जाते थे, फिर इधर आ जाते थे, फिर यहाँ से ऐसे लिखते थे। तो इन प्रकार की लिपि भी इनके सामने मौजूद थी कि लिपियाँ जो भाव चित्रात्मक होती, चित्र बना बना के समझाते थे। और पहले पंक्ति में दाएं से बाएं लिखते थे और दूसरे पंक्ति में बाएं से दाएं लिखते थे। तो इस प्रकार की जो प्रश्न हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं मैं बहुत जल्दी में यह उपलब्ध कराया हूँ जो आपसे वास्तव में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये बताए, ये जो कौन सी खेती करते थे सिंधुवासी? तो कपास की खेती करते थे। किस काल में ये मंदिर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? एक चीज़ और बता देते हैं कि मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते थे। ये अगर हमारे भारत में देखा जाए तो गुप्त काल से मंदिर बनाने कार्य शुरू हुए थे, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।